सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है पिछले कई क्लासें मैं इलेक्ट्रिकल की ले चुका हूँ और इलेक्ट्रिकल की भी ले चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ले चुका हूँ। ठीक है, तो वो पहले क्लास देख लीजिए क्योंकि उससे आपका जो बेस है वो वहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आते हो, ये क्लास देखते हो, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और जो नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी मिलेंगी और मैं क्वेश्चनों में जितनी भी वैरायटी आपको बताऊंगा वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, तो पिछली क्लास भी देखना जरूरी है जहां पर मैंने मैराथन इतनी सारी ले ली हैं, 10 मैराथन हो चुकी हैं और उससे पहले की क्लासें कई सारी मैं ले चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल की। तो आपको वो सारी क्लासें देखनी है। ठीक है, अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना, अच्छे नंबर लेकर के आने, तो वो सारी क्लासें देखनी होंगी। और आपको मैथ की क्लास अगर चाहिए तो मैं कर दूंगा, वैसे मैथ की क्लास लोग इतनी पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैथ की क्लास अगर आप देखते हो तो मैं बना दूंगा। बाकी 5 क्वेश्चन आपके मैथ की क्लास के आते हैं, अगर मैथ की क्लास करोगे तभी आपका हो पाएगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है और सीटें काफ़ी कम है। अगर एक एक नंबर भी आप लेकर के चलते हो तभी आपका सिलेक्शन होना जायज़ है, क्योंकि जायज़ क्या, तभी हो पाएगा क्योंकि आप देख सकते हो जीएस का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, टेक्निकल का पोर्शन तो आप कर ही रहे हो, मैथ का पोर्शन है, तो ये सारे पोर्शन आपको लेकर के चलने पड़ेंगे क्योंकि सीटें काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एक एक नंबर की यहाँ पर मार पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो देखना है सभी को और क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकंड, जो आज का क्वेश्चन है वो कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ के निर्गम तरंग रूप का आयाम क्या होगा। कह रहा है व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। जो ये नीचे सर्किट दिया हुआ है और ये जो वेव फॉर्म दिया गया है, ठीक है, इसमें जो आउटपुट बता रहा है वो वेव फॉर्म का कितना होगा। पीक टू पीक बोले तो पीक टू पीक का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये वाला पीक पॉइंट और ये वाला पीक पॉइंट। अगर पीक पॉइंट दिया रहता तो सिर्फ इस वाले पीक पॉइंट की बात करता है, अगर पीक टू पीक दिया गया है तो इसकी भी बात करेगा यहाँ पर और इस पीक की भी यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला गया है कि पीक टू पीक कितना वोल्टेज है, अगर पीक टू पीक जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि पीक पॉजिटिव और पीक नेगेटिव कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट। यहाँ पर 1 वोल्ट है पीक टू पीक। ठीक है, एक पीक से, ये पीक मतलब ऊंची, जो ऊंची चोटी होती है, ठीक है, उसको पीक पॉइंट कहा जाता है, और एक ये पीक पॉइंट। ठीक है, दोनों का पीक पॉइंट जो कितना है, 1 वोल्ट है, अप भी 1 है और डाउन भी 1 वोल्ट है, तो यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज कितना वोल्टेज हो जाएगा, 1 वोल्टेज हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ग्राफ को देखकर सीधे आंसर देना था यहाँ पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए इंडक्टर। इंडक्टर के लिए कौन सा इसमें से जो कथन दिए गए हैं, ठीक है, वो गलत है। कौन सा गलत है। कह रहा है इंडक्टर जो है कैन स्टोर एनर्जी। क्या इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये जो है वो स्टोर कर सकता है एनर्जी को। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एन इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंटेंसली। ठीक है, कह रहा है प्रेरक धारा तात्क्षणिक रूप से नहीं बदल सकता। ठीक है, अब इशारे पढ़ देते हैं फिर बात करते हैं। एन इंडक्टर एक्ट एज ए ओपन टू डीसी। ठीक है, कह रहा है कि ओपन टू डीसी क्या कहता है कि डीसी को ये आगे नहीं जाने देता, मतलब कि डीसी के लिए ये ओपन का काम करता है। ठीक है, अभी और पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि इंडक्टर कैन बी यूज टू रिड्यूस रिपल वोल्टेज। कह रहा है इंडक्टर का यूज रिपल वोल्टेज के लिए किया जाता है। देखो इसमें जो कथन है क्या करता है, पहले एक जो मैं फैक्ट वाली बात है वो मैं बता देता हूँ। इंडक्टर क्या करता है, एसी को होल्ड करता है। जब इसको एम्पलीफायर वगैरह या फिल्टर सर्किट में लगाया जाता है तब। ठीक है, और डीसी को ये क्या कर देता है, बाईपास जाने देता है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, एसी को होल्ड करता है यानी कि जब एसी करंट इसके अंदर से जाता है तो ये एसी के लिए ओपन सर्किट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है, यानी कि एसी को आगे नहीं जाने देगा।
और डीसी के लिए ये क्या हो जाता है, शॉर्ट मतलब क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज्ड लूप हो जाता है, यानी कि क्लोज्ड हो जाता है सर्किट, जैसे कहते हैं ना आप क्लोज्ड हो गया, सर्किट कहते हैं ना क्लोज्ड हो गया, क्लोज स्विच क्लोज्ड होता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, करंट जो है वो आगे चला जाता है, तो ये क्लोज्ड का काम करता है किसमें, डीसी में। तो यहाँ पर जो कथन है आपका, जो मतलब जिसको करेंगे प्रेरक संदर्भ संदर्भ है जो आपका, वो सी यहाँ पर गलत साबित होता है। कह रहा है कि इंडक्टर एक्ट एज ए ओपन, ओपन टू डीसी, डीसी के लिए ओपन वो हो जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। डीसी के लिए वो एकदम क्लोज्ड रहता है, जिस वजह से डीसी को आगे जाने देता है। बाकी सारे कथन आपको याद करने लायक हैं। ए का मतलब है कि वो स्टोर कर सकता है एनर्जी को, और बी से कहने का मतलब ये है कि करंट कैन नॉट बी चेंज इंटेंसली, मतलब लगातार जो करंट का जो चेंजेस है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। कह रहा है यूज रिड्यूस रिपल फैक्टर, रिपल वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो इंडक्टर का यूज करते हैं। तो ये सारे जो सही पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, बाकी सी को छोड़कर आप ये तीनों याद इसको कर सकते हो, ठीक है। वैसे राइट आंसर सी है यहाँ पर। कह रहा है दिए परिपथ में भार से होती हुई धारा कितनी है। कह रहा व्हाट इज द करंट थ्रू द लोड इन द गिवन सर्किट, ठीक है। ये यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना है, 25 वोल्ट। आपको दरअसल क्या बताना है, यहाँ पर इस जो सर्किट में सेकेंडरी में, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात करिए, लोड की। लोड कौन सा होता है, लोड आपका ये लगा हुआ है 1 किलो वाट, 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको लोड कहेंगे, ठीक है। ये आपका लोड है यहाँ पर, जो सेकेंडरी कॉइल में लगा हुआ है। ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, ये प्राइमरी कॉइल हो गई आपकी। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूँ, ये इक्वल होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा जो वोल्टेज है हमारा V प्राइमरी का, और वोल्टेज है जो हमारा V सेकेंडरी का, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न दी हुई है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न हमें दी हुई है, देखो ये रही, है ना। अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज भी हमें दिया गया है, कौन सा, प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है 25 वोल्ट, और जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमें निकालना है, सेकेंडरी वोल्ट हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकलेगा, आइए देखते हैं। V इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो VS है वो यहाँ पर आ जाएगा, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 100 वोल्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, 100 वोल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 वोल्ट है, यहाँ पर 100 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लोगे, 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एम्पियर निकालना अब बेहद आसान हो गया। किस तरीके से आसान हो गया, ये देखते हैं। हमारे पास जो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है V/R। अब यहाँ पर आपको वोल्टेज तो पता चल गया, कितना वोल्टेज है, 100 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम यहाँ पर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। जब आप इसको काटोगे, 0 से 0, 2 0 यहाँ पर कट गई है, तो यहाँ पर कितना आया, 10 आया, 1/10 क्या आया, ये 1/10 एम्पियर आया है। जब आप इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब बड़ी से वैल्यू छोटी की जाती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जब ये बड़ी है, इसको छोटी करनी है, यानी कि मिली एम्पियर में करना है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और जब मैं 0 से 0 काटूंगा तो 100 जो है वो मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इजी तरीके से इसको कर दोगे, और भी आप यहाँ पर टिक कर दोगे। मैं आपको कई सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, ठीक है, ट्रांसफार्मर से, कैपेसिटर से, इंडक्टर से,
कई सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, इतने न्यूमेरिकल करा चुका हूँ कि अगर एग्जाम में एक भी आ जाता है तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, अगर आप ढंग से क्लास देख रहे हो तो। ठीक है, क्या 37 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रॉम बीजेटी। ठीक है, बीजेटी के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है। अगर बीजेटी की बात करें तो इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछी गई है। अब जो ट्रांजिस्टर होता है उसको मैं कई बार आपको, कई दफ़े आपको मैं उसमें बता चुका हूँ कि 3 उसके टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और वो करंट से कंट्रोल डिवाइस है, मतलब करंट से कंट्रोल होता है वो। ठीक है, और उसके अंदर पीएन जंक्शन भी बता चुका हूँ कितने होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। अब पीएन जंक्शन कैसे देखते हैं? ठीक है, डायोड में 1 पीएन जंक्शन होता है। अगर एससीआर की बात करें तो वहाँ 3 पीएन जंक्शन देखने को मिलेंगे। अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन 2 मिलेंगे, 2 जंक्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी मैं इसको बनाता हूँ तो देखिए किस तरीके से बनता है ये। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल, पहले तो ये कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, पहला ऑप्शन सी सही है इसका। 3 टर्मिनल होते हैं, ये भी आपको पता है। 2 पीएन जंक्शन होते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं होता। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आईजीबीटी हो गया, मॉसफेट वगैरह, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रांजिस्टर को बताऊं, मैंने एनपीएन और पीएनपी दोनों में जितने भी तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बताए थे। ठीक है, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है। पी का मतलब मैंने बताया था होल्स, आपको याद रखना है। ठीक है, एन का मतलब बताया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा सही नहीं लिखा, बाकी आप देख लेना। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनपीएन में मैंने क्या बोला था कि इधर क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है या पी दिख रहा है? आप बोलोगे एन दिख रहा है, तो एन का मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर है, यानी कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लेकर के जाएगा करंट को, वो कौन लेकर के जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर पी सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो यानी कि जो होल्स हैं यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर में होंगे। ये सिंपल तरीका होता है, इससे आप 2 नंबर या 1 नंबर इजी तरीके से पा सकते हो। 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है इसमें, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, इस तरीके से आप ये पहचान लोगे। अब इसमें एमीटर और बेस और कलेक्टर, अब इसके डायग्राम के ऊपर बात आती है, तो वो कैसे पहचानना है? पी का मतलब यहाँ पर एक बार के लिए पॉजिटिव लेना है, एन का मतलब, पी का मतलब पॉजिटिव लेना है और एन का मतलब लेना है नेगेटिव। ठीक है, एन का मतलब लेना है नेगेटिव। अब जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी कि पी से एन की साइड होगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना, एरो देखना है पी से एन की साइड जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये करके सिंबल बना रहे हैं इस तरीके से, जो मतलब जो एन टाइप का होगा, जैसे एमीटर एम टाइप का है, तो कलेक्टर भी हमारा एन टाइप का होता है। ठीक है, सिर्फ बेस हमारा चेंज होता है, बेस की पोलैरिटी हमारी चेंज होती है, बाकी कलेक्टर और एमीटर की पोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पी की, तो पी से जब करंट जाएगा, यानी कि ये अगर मैं पी मान लेता हूँ, बीच वाला पी मान लेता हूँ, तो बी से जब करंट जाएगा, और हमेशा जो सिंबल बना रहता है वो एमीटर पर बना रहता है, पहली बात ये याद रखनी है। कलेक्टर पर कोई भी सिंबल नहीं होता। ठीक है, पी से एन की साइड जब जाएगा, तो जो सिंबल बनेगा वो इस साइड का बनेगा, पी से एन की साइड बनेगा, तो ये एन ये हो गया। जो एमीटर का सिंबल होगा एन का, वही सिंबल कलेक्टर का भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम इसको एन बोल देंगे। तो हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर का सिंबल जो बन करके आया, वो क्या सिंबल बना है? ठीक है, ये सिंबल देखो, ये सिंबल यहाँ पर ये बन करके निकल करके आया। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होता है? पी से एन की साइड, तो इस तरीके से पी से एन की साइड एरो बना हुआ आएगा, तो इससे आप समझ जाओगे ये आपका जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पहली बात ये, क्योंकि कंफ्यूजन होती है समझने में, इसको सिंबल देखकर कोई मतलब कई लोग पहचान भी नहीं पाते इसको। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर मैंने दूर कर दी, और उसी तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। इसको कैसे? यहाँ पर मैं सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से होगा? अब जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा?
ठीक है। यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, दोनों P हैं, दो P हैं, यानी कि एक एमीटर होगा उसमें से, एक कलेक्टर होगा, और जो एमीटर होगा उस पर साइन होगा, यानी कि ये भी P है हमारा और ये भी P है। अब ये दोनों P हैं। अब जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यानी कि ये N है, करंट यहाँ से इस साइड को फ्लो होगा, तो ये जो सिंबल आएगा, जो ये एरो आएगा, वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया है PNP ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से आप सिंबल भी याद रख सकते हो इजी तरीके से। सिंबल याद करने का तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसके टर्मिनल कितने होते हैं? एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। कितने टर्मिनल होते हैं? ये 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात आती है कि कहते हैं इसमें ये जो पीएन जंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं। जो ट्रांजिस्टर बनता है वो हमेशा 2 डायोड को मिलकर के बनता है। पहले मैं आपको डायोड बताता हूँ। डायोड आपका इस तरीके से बनता है, ये डायोड होता है, ठीक है। इसमें आपका जो एक साइड है वो तो आपका पी का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, और जो दूसरा साइड है आपका, दूसरा साइड है वो आपका किसका बना रहता है? वो आपका एन का बना रहता है। ये इधर टर्मिनल निकल गया और ये इधर टर्मिनल, ये हो गया आपका एनोड और ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड, ठीक है। अब ये जो बीच में जब जोड़ने की प्रक्रिया में ये बीच में दो दो चीजें जोड़ी गई हैं, ये एक तरीके का बैरियर का काम करता है। यहाँ से जब पी को और एन को जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो ये जो बैरियर है ये बैरियर का काम करता है, ठीक है। और इसको ही हम जंक्शन कह देते हैं। पी और एन को जो चीजें जोड़ती हैं, जहाँ ये जुड़ते हैं आपस में, उसको हम जंक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर बनता है वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। एक हमने जो है, जो सेम जो टर्मिनल होता है, यानी कि कैथोड से कैथोड को जोड़ देना, एनोड को खाली छोड़ देना, ठीक है। ये हमने कैथोड लिया, यहाँ जोड़ दिया, और एक ट्रांजिस्टर हमने डायोड लिया, उसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब इनके जो कैथोड है, कैथोड और कैथोड वाले पॉइंट मैंने आपस में जोड़ दिए, ठीक है, जिससे एक तीसरा टर्मिनल यहाँ पर मिल करके बना है। और एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा एनोड, इसको बोलूंगा एनोड। अब एनोड मतलब क्या? एनोड मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि ये भी पी और ये भी पी, और ये क्या हो गया हमारा? एन हो गया, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर बन करके निकल करके आया यहाँ पर पी एन पी, जब ट्रांजिस्टर बनता है तो वो दो डायोड को जोड़कर बनता है, ठीक है। यहाँ पर बता दिया पी एन पी बन गया। मगर जो एक डायोड में जंक्शन कितना होता है? एक डायोड में एक जंक्शन होता है। पी एन जंक्शन कितना होता है एक डायोड में? एक। और यहाँ पर कितने डायोड मिलकर के बना रहे हैं ट्रांजिस्टर? दो जो डायोड है वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक जंक्शन इसका हो गया और एक जंक्शन इसका हो गया। टोटल जंक्शन कितने हो गए यहाँ पर? 2 जंक्शन हो गए। यहाँ पर पीएन जंक्शन कितने हो गए? 2 पीएन जंक्शन हो गए, ठीक है, पीएन जंक्शन। तो यहाँ पर ये भी मैंने पीएन जंक्शन भी समझा दिया, ठीक है। 2 डायोड से मिलकर के बनता है, ये भी कई बार पूछा गया पेपर में। तो ये सारी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर वीडियो लंबी बना देते हो और क्वेश्चन कम रहते हैं, तो उसका यही जो रहता है कि मैं क्वेश्चन को डीप में पढ़ा देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बता देता हूँ उसमें। जैसे ये बता दिया एनपीएन, ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पीएनपी में इस तरीके से, डायोड से इस तरीके से, जंक्शन से इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सारे मैंने इसमें बता दिए, बाइपोलर की फुल फॉर्म बता दी यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसमें होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा थर्मिस्टर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको एनटीसी भी कहते हैं, और एक आता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको पीटीसी कहते हैं। ये सर्किट के जो सर्किट होता है उसमें जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज होता है, उसके फ्यूज जो होता है उसके पास में बगल में लगा रहता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सर्किट का टेम्परेचर हाई या लो होने पे ये क्या करता है? शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से फ्यूज जो है वो हमारा ब्लो हो जाता है। फ्यूज फूकने के बाद जो सर्किट के अंदर है वो करंट नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये इसका पूरा कार्य होता है। यहाँ पर बता दें पीटीसी एनटीसी 2 होते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो थर्मिस्टर में वो देखा जाता है।
ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी चेंज इन कैपेसिटेंस इफ द एरिया ऑफ द प्लेट अलोन इज डबल। कह रहा है जो प्लेट है, ठीक है, जो कैपेसिटर की उसको डबल कर दिया जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो भी दुगनी हो जाएगी, बिकम डबल हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है 160, मतलब कि व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 180। जो ये 180 दिया हुआ है ये आपका डेसिमल में दिया गया है, पहली बात ये, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसका हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि हेक्साडेसिमल में टोटल डिजिट कितने होते हैं। टोटल अगर डिजिट की बात करें हेक्साडेसिमल में तो वो होते हैं 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं और बाकी होते हैं ए से लेकर एफ की फॉर्म में, ठीक है। ये होते हैं 10 से 15 तक, ठीक है। अब जो डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, अब इसको डिवाइड कर करके हमारा जो आंसर है वो आने वाला है। किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। 16 से इसको डिवाइड, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इधर यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे तो 160 यहाँ पर मैं लिख लूंगा, ठीक है। अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, 16 एकम 16, ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, एक तो ये 1 आ गया और एक 0 आ गया, ठीक है। 1 और 0 तो ये आ गया और ये जो 0 है ये 0 बच गया है तो ये 0 मैं यहाँ उतार दूंगा, ठीक है। अब ये 0 बचा है, ये 0 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक तो एज इट इज होते हैं और जैसे ही 10वां स्टार्ट होता है तो 10वें की जगह ए आता है, 11 स्टार्ट होता है 11 की जगह बी आता है और यहाँ पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है तो 10 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। 10 की जगह ए लिखेंगे जब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और 0 की जगह तो 0 ही आएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 की जगह 0 ही लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तो A0 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी चलते हैं, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये मैथ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपके उसमें दिया हुआ होगा मैथ का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लिया गया है। कह रहा है 3 नंबर हैं, लगातार 3 नंबर हैं, कोई भी इवन नंबर है, मतलब कि वो कौन से नंबर होते हैं, ठीक है, कुल जोड़ जो है इनमें, ठीक है, वो बताना है। सम संख्याएं हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, ठीक है। इवन नंबर वो संख्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। कह रहा है उनको जोड़ने पे जो 3 संख्याएं हैं, यानी कि x है कोई, y है और z है, इनको जब हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब बताना है कि बड़ा जो नंबर है इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में से कौन सा। अब इसका क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा, किस तरीके से होगा ये वो देखते हैं। इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 18 लेते हैं, मान लीजिए 18 सबसे बड़ा नंबर है, फिर इससे छोटा क्या होगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, इससे छोटा होगा 16, फिर इससे छोटा होगा 14। अब आपको क्या नजर में रखना है, आपको ये नजर में रखना है क्या यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, जब इसको जोड़ना स्टार्ट करोगे 6 4 10 और 8 18, यानी कि लास्ट में 8 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 10 लेकर के चलना है, 10, ठीक है, इससे छोटा 8 और इससे छोटा कितना 6। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14, 14 यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ पर लास्ट में कितना है 6, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 14 12, ठीक है, और 10, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 4 और 2 6, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 36 आ रहा है, तो यही आंसर है। पहले पहले ये कैलकुलेट करना है बाहर का, बाहर का आपको कैलकुलेट करने से ये आइडिया मिल जाएगा कि इस कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व करना है कि नहीं करना। कहीं आप पूरा सॉल्व कर रहे हो इसको, मतलब पूरा जोड़ रहे हो, तब भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए लास्ट के डिजिट से यहाँ पर आंसर देखा जा सकता है। जैसे मुझे लगा कि लास्ट के डिजिट से यहाँ आंसर आ रहा है, तो फिर मैं और भी इसके आगे की डिजिट है वो कैलकुलेट कर करके पूरा आंसर यहाँ पर निकाल लूंगा, ठीक है। पहले श्योरिटी लेनी है कि यही आंसर है कि नहीं है, तो यानी कि 14 इसका मतलब बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका।
वो 3 डिजिट ये हैं, ठीक है, लास्ट के डिजिट ये है, सेकंड ये है, सेकंड लास्ट ये है, फर्स्ट डिजिट ये है, 3 डिजिट यहाँ पर ये हैं जिनको जोड़कर हमारा ये आंसर आएगा। ये तीनों इवन डिजिट हैं, ठीक है, इवन डिजिट है। कह रहा है विच मॉड्यूलेशन इज मोस्ट इफेक्टेड बाय नॉइज, नॉइज से कौन सा इफेक्टेड होता है सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता था, ठीक है, अब जो आते हैं वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आते हैं, यानी कि एफएम आते हैं। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आते थे, ठीक है, एएम आते थे, उसमें बहुत नॉइस हुआ करता था। तो ये हमारा जो बी है वो राइट आंसर है यहाँ पर। कह रहा द लॉजिक गेट दैट विल हैव हाई वन, हाई मतलब हाई का मतलब वन ही होता है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा एट इट्स आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, कह रहा है जो आउटपुट्स है वो हाई आता है व्हेन सारे जो इनपुट्स हैं वो लो हैं, ठीक है। मान लीजिए दो इनपुट हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जो आउटपुट आके आ रहा है हमारे पास सी, वो हमारे पास वन है। अब ये किस कंडीशन में हो सकता है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ एंड का। एंड का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं और का फॉर्मूला, और का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला अगर लिखता हूँ एंड का, तो एंड का किस तरीके से होंगे, नेंड का। यहाँ पर लिखा जाएगा ए इंटू बी, और जो आंसर आएगा उसका ये बार लगा देंगे, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये ना लिख करके, आपको इजी तरीके से और समझा दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, दूसरा तरीका मैं और इजी तरीके से समझा दूंगा। जो इसका आंसर आएगा ना, सी में आउटपुट जो आएगा, ठीक है, उसका क्या कर देगा, उसका इन्वर्स कर देगा, उसका इन्वर्स कर देगा, ठीक है। अब इससे याद रहेगा, क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा, इन्वर्स कर देगा, ठीक है। एन का जो नैंड होता है, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, एन, ये नैंड होता है ना। एन का मतलब होता है नॉट और इन्वर्स, ये मैं कई बार पिछली दफा बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ नॉर का, तो इस कंडीशन में ये भी यही होगा, ए प्लस बी होगा, और इसका क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। या तो हम इस तरीके से लिख दें, या इसका जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी का, उसका हम इन्वर्स कर दें, बात एक ही रहेगी, उसका हम इन्वर्स कर दें, ठीक है। अब किस तरीके से होगा ये देखते हैं। यहाँ सभी की जगह जहाँ ए और बी है वहां जीरो जीरो लेकर के चलना है। जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि जो आउटपुट है वो हमारा वन नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये इनपुट हो गए, ठीक है, वन नहीं आ पाएगा, यानी कि ये गलत। दूसरा कलर लेके और इजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। यानी कि ये गलत हो गया हमारा। यहाँ पर जीरो को जीरो से प्लस करोगे तब भी जीरो ही आएगा, ये भी गलत हो गया है हमारा, ठीक है। अगर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो को कन्वर्ट करेंगे फिर वन में, तो यहाँ पर जो इन्वर्जन होगा जीरो का वन आ जाएगा। यानी कि नैंड देखना है आपको ऑप्शन में दिया है कि नहीं। यहाँ पर देखोगे आप नैंड नहीं दिया गया है कहीं पर, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया, ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर है, मगर इस ये अगर ऑप्शन में दिया होता तो ये भी आपका आंसर होता, मगर ये ऑप्शन में नहीं दिया। अब बात करते हैं नॉर की। नॉर में जीरो दिया गया है, ठीक है, ए की जगह, यहाँ पर जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो होता है बाइनरी लैंग्वेज में। अब इसका इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जैसे ही इसका इन्वर्जन करके वन हो जाएगा तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि नॉर हमें ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है। पूरा फॉर्मूला के तहत मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब ये जितने भी लॉजिक गेट होते हैं ना, उनके क्वेश्चन करना बहुत मतलब अच्छा लगता है, और अच्छे भी होने चाहिए, ठीक है, अच्छे भी लगने चाहिए आप, क्योंकि इजी तरीके से हो जाते हैं, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं इनके बगल में ही लग देता हूँ। मैंने अभी बताया था ए इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पर ए इंटू बी, और यहाँ क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से जो आ रहा है, मान लीजिए ये इक्वल में यहाँ से आउटपुट आ रहा है सी, और यहाँ से आउटपुट आ रहा है डी, तो ये क्या करेगा, सी और डी को प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस कर देगा, और जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर निकल करके आएगा वाई के रूप में, ठीक है। अब
जो यहाँ पर हमारे पास इधर है, जो से इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। सेकंड में हमें डिजिट दे रखी है, सेकंड में हमें सिग्नल दे रखा है कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब इसको तो नहीं छेड़ना हमें। ए और बी की जगह अपनी तरफ से कोई भी हाई और लो दे करके देखना है कि यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 करने पर, तो यानी कि 1 इंटू 1, और जो हमारा डी निकल करके आएगा वो भी हाई होगा, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर जो सिग्नल रहेगा वो ऑलवेज हाई रहेगा, यानी कि इधर कोई चेंज नहीं आएगा इस वाले पे। ठीक है, अब हमें इस वाले पे फोकस करना है, यानी कि इस वाले पे ए और बी वाले पे अपनी अपनी वैल्यू, यानी कि 0 0 से लेकर के करना है। ठीक है, 1 0 लेकर के करना है, और ठीक है 1 0 0 1 कर करके लेकर के चलना है, और 1 1 लेकर के चलना है। ठीक है, ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो हमें यहाँ पर रखनी है। पहले हम 0 0 रख करके देखते हैं क्या होता है। 0 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 को सी कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। सी 0 हो गया, और डी कितना था, 1। डी हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज होंगी। तो यहाँ पर सी 0 है, और 1 को जोड़ेंगे 0 से तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर पहली केस में 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रखा था पहले केस में, वो यहाँ पर सी हमारा कितना निकल करके आया था, 0 निकल करके आया था। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। ए 1 है हमारा, और बी 0 है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर फिर 0 आया, तो फिर यहाँ पर हमारा जो आंसर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब ए 0 रखते हैं, बी 0 रखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब एक लास्ट पॉसिबिलिटीज है, वो भी देख लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब जब 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 पहुंचेगा, सी के पास भी 1 पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर में जब हम प्लस करते हैं 1 से, तो वो सिग्नल जब हाई को जब प्लस करते हैं, तो वो सिग्नल है जो वो हाई रहता है। ठीक है, बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 1 को हमेशा हाई दर्शाते हैं। जब हम इसको प्लस करते हैं तो 1 ही आता है, क्योंकि ठीक है और कोई डिजिट नहीं होती, इसमें 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। जब हम इसको प्लस करेंगे 1 इंटू 1, क्योंकि सी भी हमारा यहाँ पर 1 हो गया है, और ठीक है ई तो डी हमारा 1 है ही यहाँ पर। अब दोनों को प्लस करेंगे, जो वाई आएगा वो फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि जितनी भी हम कोशिश कर लें, जितनी भी यहाँ पर डिजिट चेंज करके देख ले, सिग्नल चेंज कर करके देख ले, हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि 1 ही आपका यहाँ पर आउटपुट पे जो वाई है वो निकल करके आएगा। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सारी बताकर मैंने यहाँ पर आपके सामने आंसर निकाला है। बाकी एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा एक बार वीडियो देख लिया करो, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने वोल्ट एमीटर या वोल्टमीटर या मल्टीमीटर यूज में लिया है तो आपको ये पता होगा कि एम्पियर को हम चेक किस में करते हैं। एम्पियर को आप जो हमेशा चेक करते हो सीरीज में, श्रेणी में लगा करके चेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द करंट थ्रू द रजिस्टर इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या देखना है, ये आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका डायोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये डायोड। और डायोड आपका हमेशा फॉरवर्ड वेज में काम करता है। कैसे करता है, फॉरवर्ड वेज में। फॉरवर्ड वेज किसको कहते हैं, जब उसके जो एनोड है वहां पर पॉजिटिव करंट दिया जाए। ठीक है, और जो कैथोड है वहां पर आपको नेगेटिव करंट दिया जाए, तब वो वहां पर काम करेगा। किस कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना करके आपको बता देता हूँ, ये सर्किट बना करके बता देता हूँ। ये हो गया आपका एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। एनोड के साथ हमेशा जो है वो आपको जो है पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और जो कैथोड है वहां आपको नेगेटिव रखना है। ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप एक एलईडी लगा दीजिए। एलईडी का सिंबल हमेशा यूं होता है, ये बाहर की तरफ लाइटें निकलती हुई जाती हैं, एरो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये एलईडी का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं ये लगा दूंगा, ये यूं करके लगा दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट है वो हमारी ग्लो करने लगेगी। लाइट ग्लो करने लगेगी मतलब वो प्रकाश देने लगेगी लाइट। ठीक है, अगर यहीं पर मैं, ये हो गया अपना फॉरवर्ड बेस। ठीक है, अगर मैं यहीं पर अगर बात करता हूँ रिवर्स बेस की, तो रिवर्स बेस में क्या होगा, ये हमने यूं लिया, बस बैटरी को पलट कर रख देना यहाँ पर।
ठीक है, ये हमने एलईडी लगा दी। एलईडी की फुल फॉर्म सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जो जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में एलईडी की फुल फॉर्म बताना मेरे को, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये एक बैटरी का रूप बन गया, ठीक है। ये बैटरी बन गई और यहाँ पर ये मैं लगा देता हूँ, ये माइनस हो गया हमारा और ये पॉजिटिव हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, करंट है, जो करंट है या वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसका बैरियर है वो एक वाइड बैरियर बन जाएगा, जिस वजह से हाई मेगा सेवरल मेगा ओम ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। उल्टे रिवर्स बेस में लगाने पर यहाँ पर सेवरल मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता। और जैसे ही करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो एलईडी भी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। एलईडी वैसे भी ग्लो नहीं करेगी अगर मान लीजिए ये क्लोज्ड है या डायोड खराब है, तब भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि एलईडी भी रिवर्स बेस पर यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोनों ही काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये हमारा पास लोड लगा हुआ है और ये हमारा नेगेटिव है। बैटरी के देख लेना, छोटा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है और बड़ा टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ पर इतना होता सिर्फ, ये एक सेल हो जाता है, इसको हम सेल कहेंगे, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स को जब हम आपस में जो कनेक्शन कर देते हैं तो वो एक बैटरी का रूप ले लेते हैं, तो इसलिए हम उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। अब ये जो करंट दे रहा है ये आपका पता है एनोड है और ये पता है कैथोड है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका करंट है या वोल्टेज है वो यहाँ लोड तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स बेस में लग जाएगा। और रिवर्स बेस में क्या होता है, यहाँ पर हाई सेवरल मेगा ओम्स का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेवरल मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस जो डायोड है रिवर्स बेस में कितने ओम्स का जो है वो बैरियर जनरेट करता है, ठीक है। सेवरल मेगा ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो बैरियर इसके अंदर जनरेट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज है या करंट है यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। जब यहाँ नहीं पहुंचेगा लोड तक, तो यहाँ पर जो करंट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, एक ये बनती है फॉरवर्ड बेस पे मैंने बता दी, रिवर्स बेस पे ये बता दी और रिवर्स बेस पे ये बता दी, ठीक है। बैटरी और सेल बता दिया, एलईडी की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बतानी है, ठीक है। इसमें मेरे को वाट बताना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या वाटेज इसकी रहेगी। न्यूमेरिकल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन फंस जाता है तो बच्चा कर नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर सारे तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर हो जाएंगे आपके, कुछ बचेंगे तो वो आने वाली क्लासों में हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपका इनपुट सप्लाई है, इसको इनपुट सप्लाई कहेंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, जो सेम श्रेणी में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, यानी कि जो सेम दिशा में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं, उसको मतलब आपस में जोड़ लिया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस लग रखे हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में रख रखे हैं, कौन सा, R2 और R3। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो उनका फॉर्मूला मैंने बताया था, R/T टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, 1/R1 और प्लस 1/R2। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 1 ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। एक सेकंड में इसको आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सही है, मैं और इसको थोड़ा लेंथी कराता हूँ ताकि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए। कईयों के समझ में भी आ गया होगा मगर फिर भी और, ठीक है। 1 यहाँ पर तो पहले से ही है। रेजिस्टेंस 1 कितना है, यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस 1 की किलो ओम के लगे हुए हैं, ठीक है। माउस कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 के ओम, यहाँ पर भी 1 के ओम। जो रेजिस्टेंस बन गया वो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है, किलो ओम में। जब इसको काटोगे तो 1/50 यहाँ पर ये जो है आपका 1/50 ओम आ जाएगा। 1/50 जो ओम आएगा वो 1/RT के बराबर होगा। जो टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो 500 ओम होगा, ठीक है। अब इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मान लेना है, ठीक है। अब ये जो लगेगा वो सीरीज में लगेगा, और जैसे ये सीरीज में लग जाता है, जैसे ये सीरीज में लग जाएगा
ठीक है, सीरीज में लगने के बाद क्या होगा, अब आइए वो देखते हैं। सीरीज में जैसे ये लग जाएगा तो कितना ओम हो जाएगा, ये 500 ओम तो ये था, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, R1 प्लस R2, इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये RT आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 जो आपका R1 है वो तो 1000 है, 1000 ओम, क्योंकि 1 किलो ओम यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये 1 किलो ओम है, तो यहाँ पर ये 1000 ओम हो गया। प्लस कितना निकल करके आया हमारा, ये 500 ओम आया है, यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे 500 ओम, ठीक है। तो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1.5 किलो ओम लिख सकते हो यहाँ पर, या लिख सकते हो 1500 ओम, ठीक है। एक सेकंड, या यहाँ पर लिख सकते हो 1500 ओम, ठीक है। अब आपके पास रेजिस्टेंस है, ये कहाँ गया, ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस है 1500 ओम, आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज आपके पास है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपके पास 1.5 किलो ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पावर। जब पावर निकालते हो तो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, V इंटू आई, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर आई दिया नहीं हुआ है तो आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन आर लिख सकते हो। और जैसे यहाँ पर आई की जगह V अपॉन आर रखोगे तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वो करके जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। अब V जो आपका दिया हुआ है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। और जो R दिया हुआ है वो कितना दिया, 1.5 किलो ओम, यानी कि यहाँ पर 1500 डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 आएगा, और 1500 तो ये है ही आपका, ठीक है। अब जब आप इसे काटोगे, ठीक है, मेन मेहनत अब इसमें लगने वाली है काटने की, ठीक है। अब जब काटोगे, एक सेकंड माउस देखो, हाँ, जब आप काटोगे तो पहले इसको काटते हैं, आप काटते हैं इसको 3 से, ठीक है। तो 3 से जब आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 12 बार में और ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब इसको काटते हैं 2 से, ठीक है, ये 6 आ गया और ये आ गया कितना, 250। अभी ये जो है वो फिर 2 से कट जाएगा तो ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया, ठीक है, कितना, 25 12.5, यानी कि 125, ठीक है। यहाँ पर आया है 3/125, ठीक है, 3/125 आया, ये हो गया 5 और 8, ठीक है। अब इसको काटोगे तो काफी लंबा आ जाएगा, 0.0 कुछ करके आएगा, आपको यूं करके इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड वाला मेथड आपको पता होगा, और जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका। बाकी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि डिवीजन में फिर काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर कह रहा है जो हम कानों से सुनते हैं, यानी कि ऑडियोवल जो सिग्नल होता है जिसको सुना जा सकता है, ठीक है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी पर होता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, जिसको हम सुन सकते हैं। और जो चमगादड़ वगैरह होते हैं, बैट वगैरह, वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी पर जो अपनी फ्रिक्वेंसी पर जो बात करते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी पर बात करते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, उनकी जो आवाज होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है, ठीक है। क्या द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए कॉमनली यूज्ड कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल की जो जो उसका कोएक्सियल केबल का जो इम्पीडेंस होता है वो बताना कितने रेजिस्टेंस का होता है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है 50 ओम्स से लेकर 52 ओम तक रहता है, ठीक है। कोएक्सियल वायर आपको पता होगी, केबल वाली वायर को कोएक्सियल वायर कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैश मिल जाएगा कॉपर का, और बीच में कॉपर की वायर होती है। कह रहा है आरएमएस वैल्यू जो हमें 7 वोल्ट दी गई है, ठीक है, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ द साइनोसोडियल सिग्नल 7 वोल्ट, ठीक है। जो पीक वोल्टेज आपको मैंने बताई थी, जब आपको पीक वोल्टेज कहा जाए तो ये जो पीक वाला जो यूं करके जो पीक बनती है, ये वाली जो वोल्टेज होती है, ठीक है, इसको पीक वोल्टेज कहते हैं। कितनी है, 7 आरएमएस है, 7 रूट मीन स्क्वायर है, यानी कि जो पीक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 वोल्ट की रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनमें से कौन सा कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है।
देखो अब लाइट एनर्जी, जो लाइट है उसको क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उस पर लाइट पड़नी चाहिए, ठीक है। अब जितने भी फोटो या सोलर होते हैं, देखो सोलर सेल क्या करता है, धूप से बिजली बनाता है, ठीक है। यानी कि जो किरणें होती हैं, जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो लाइट होती है, उससे क्या करता है, ये जो है वो करंट बनाता है, बिजली बनाता है। यानी कि ये तो राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर इन द सेंस ऑफ ये बना सकता है, ठीक है। अगर बी की बात करें, फोटो डायोड, फोटो डायोड आपने सुना होगा या बनाया होगा, जो आप बैल बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर जो बैल बनाते हो, यहाँ पर दो, एक एलईडी लगी रहती है, एक एलईडी यहाँ पर लगा दोगे, एक फोटो डायोड लगा दोगे, और यहाँ पर जब आप हाथ लेकर के जाओगे, अपना हाथ लेकर के जाओगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो बजर होगा, ये बजर जो होगा यहाँ पर, ठीक है, बजर जो, एक सेकंड, बजर जो यहाँ पर स्पीकर वगैरह लगा होगा, वो यहाँ पर बजने लगेगा, ठीक है। ये जब हाथ इसके सामने लेकर के आओगे तो ये बजने लगेगा। क्या होता है, जब एलईडी, ये एलईडी है और ये फोटो डायोड है, जब आपकी एलईडी की किरणें आपके हाथ से टकराकर वापस फोटो डायोड के अंदर जाती है, तो इसके अंदर से वोल्टेज फ्लो होने लग जाता है, जिससे यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होगा जो स्विचिंग का काम करेगा, जिससे इसकी स्विचिंग हो जाएगी और ये यहाँ पर बजने लगेगा, ठीक है। यानी कि फोटो डायोड, आपने ये प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने आईटीआई में, ठीक है, टीचर ने आपसे बनवाए होंगे। तो यहाँ पर फोटो डायोड का एज अ लाइट, जो लाइट का क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी जब धूप पड़ती है या आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, वहाँ एलईडी का यूज करते हो, तो वहां पर एलईडी की जो किरणें होती हैं, उससे क्या करता है ये, जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मगर जो एलईडी होती है, एलईडी का काम यहाँ पर उल्टा होता है। क्या करता है, जब हम इसमें करंट देते हैं, जब हम इसमें वोल्टेज देंगे, तो ये क्या करेगा, किरणें निकालेगा, लाइट निकालेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर तो जो ए है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ये लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी में उसको बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बी और सी दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका फोटो डायोड इस तरीके से नहीं बनता, वो फोटो डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। एलईडी का, जब एलईडी का होता है कि ये जो एरो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो फोटो डायोड के होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं। जब मैं यहाँ से लाइट यूं करके बढ़ाऊंगा, लाइट बढ़ाने पर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी बढ़ रहा है, देखो आप मीटर में, जैसे ही मैं यहाँ पर ये लाइट बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी बढ़ रहा है, इस साइड से इस साइड वोल्टेज बढ़, इंक्रीमेंट दिखाता है, ठीक है। जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा वैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन से सेल करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो बटन सेल होते हैं, जो घड़ी वगैरह में लगे रहते हैं, या जो बड़े वाले सेल होते हैं जो आपके उसमें लगे रहते हैं, क्या कहते हैं, रिमोट वगैरह में, क्या इसके अंदर कंपोजिशन होता है कार्बन मेटल का, ठीक है, कार्बन डस्ट का, और जिंक इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। और भी कई सारे मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है, केमिकल मटेरियल होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। जब इसको भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो ये क्या करता है, केमिकल का यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये कौन से सेल होते हैं, इनको ड्राई सेल कहा जाता है, ठीक है। एलईडी किसी भी तरीके का सेल नहीं है, ना ही ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ना ही लोड सेल, ना ही सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई सेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सा है। वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो इप्रोम और इप्रोम और डबल ई पी आर ओम, ठीक है, ये हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। इनको सिर्फ रीड किया जा सकता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं, ठीक है, जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी आ जाती है, जिसमें ऐसा रोम, ऐसा रैम आ जाती है, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो, रोम जो भी आएगी जिसके पीछे रोम होगा, वो आपकी क्या होगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी वो।
और जिसके पीछे रैम आए वो आपकी क्या होगी, वोलेटाइल मेमोरी होगी। ये याद करने का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल वे गेट कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया और इसका आपको पता होना चाहिए। जो आपका नैंड और नॉर होते हैं दोनों ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, मगर यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ नैंड दिया हुआ है, तो नैंड यानी कि बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर व्हेन बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बेस। दोनों ही जंक्शन जब फॉरवर्ड बेस पे होते हैं तो वो सैचुरेशन मोड पर होते हैं, सैचुरेशन रीजन पर होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं ट्रांजिस्टर को, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर आता है उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लॉजिक फंक्शन ए बी डैश प्लस बी ए डैश बी प्लस ए वेन ए की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, 1 और बी भी 1 है, ठीक है। इस कंडीशन में बताना है जो आउटपुट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। ये एक लॉजिक फंक्शन है, तो इस पे हम देखते हैं। ए भी हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। बी भी हमारे पास कितना दिया है, 1 दिया है। ये जो हमारी जो सिग्नल है वो हमारे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ए की और ए बार में क्या अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 है तो ए बार में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये जो बार है वो इन्वर्जन का काम करता है। किसका काम करता है, इन्वर्जन का। यहाँ पर इन्वर्जन का कार्य करता है, ठीक है। अब इसको कैसे करता है आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको वहां पर कैलकुलेशन कर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं। ए की जगह तो 1 लिख सकते हो, बी की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 है, बी की जगह 1 है तो इन्वर्जन बी का इन्वर्जन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। लग दीजिए। ए का इन्वर्जन करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बी एज इट इज रख देंगे यहाँ पर यानी कि 1 और प्लस ए कितना है, 1 है हमारा, यहाँ कोई इन्वर्जन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसकी कैलकुलेशन तो ये तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये भी 0 प्लस ये 1 तो है ही हमारे पास, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर जो 1 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा इतना टफ नहीं था, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी यूज टू इंटीग्रेटिंग सर्किट टू रिड्यूस द स्पेस ऑफ पीसीबी। पीसीबी का जो यूज मतलब पीसीबी का जो स्पेस होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं पीसीबी को। इसमें क्या करते हैं, अगर आप जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर वगैरह आते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस आता है, अगर वो लगाते हो, किससे लगाते हैं, वो सोल्डरिंग वायर से लगाते हैं, सोल्डर के थ्रू, सोल्डर, ठीक है, आयरन के थ्रू सोल्डर वायर से लगाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जगह ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। इस इतने इतने बड़े बड़े आपको जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, वो डायोड वगैरह वो दिखते होंगे इतने बड़े बड़े, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जगह काफ़ी आपकी वेस्ट जाती है। अगर मैं एसएमटी की बात करता हूँ, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डायोड होगा वो आपका यूं होगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चीनी के दाने जैसा होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको ट्वीजर से पकड़कर, ठीक है, और पेस्ट लगाकर, और जो आपका जो पेस्ट होता है, पेस्ट में ही आपका सोल्डर वायर मिक्स रहता है, ठीक है, उस पेस्ट को लगा दिया जाता है। और जो ये जो ट्वीजर से इसको उठा करके, ट्वीजर से इसको उठा करके, ठीक है, ट्वीजर से इसको उठा करके उस जगह रख करके, एसएमटी मशीन होती है, ठीक है, जो हीट गन, आपको हीटर गन सुनी होगी, हीट गन होती है, उससे टेम्परेचर सेट करके इसको हीट किया जाता है। फिर ये वहां पर जाकर जो कूलिंग, जो इसमें पेस्ट लगाया है आपने, वो उसमें सोल्डर वायर मिक्स होता है, और हीट होने के बाद वो सोल्डर में कन्वर्ट होने के बाद वहां पर इसको पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उस तरीके से पेस्ट हो जाता है, जिससे ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जो स्पेस है, मान लीजिए ये इतना बड़ा था तो ये इतना बड़ा होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस काफी बच रहा है आपका। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, वो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज में की जाती है एसएमटी में। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैकेनिकल जॉइंट बनाया जाता है बिटवीन द स्प्लिट एंड ऑफ ए वायर, ठीक है। जब भी हाई वोल्टेज की बात करते हैं या हाई जो हम जैक वगैरह लगाते हैं,
ठीक है। एक तो आपने ये देखा होगा, ये केबल के वायर वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। एक आपने देखा होगा इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। और ये इस तरीके के यहाँ पर नट और बोल्ट लग जाते हैं, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है, ये जो कनेक्टर लगाया जाता है वो हाई वोल्टेज के लिए लगाया जाता है, काफी ज्यादा वोल्टेज जहां पर जाता है, ठीक है, वहां पर सोल्डरिंग करना पॉसिबल नहीं रहता, तो वहां पर इस तरीके का लगा दिया जाता है। ये पूरा जो होता है वो यहाँ पर इसको इसके जरिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जोड़ने क्रिम्पिंग टूल से जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पर नट और बोल्ट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली करंट फ्लो होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है, ठीक है। सी क्रिम्पिंग टूल यहाँ पर राइट आंसर है इसका। कह रहे हैं हाउ मेनी पीएन जंक्शन आर इन एससीआर। एससीआर के अंदर मैंने बताया था 3 जो होते हैं वो यहाँ पर पीएन जंक्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एससीआर का ये जो सिंबल होता है यहाँ पर एनोड होता है, इसके गेट कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया जाता है कि एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, और ड्रेन सोर्स गेट, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका जो होता है वो एनोड, एनोड जो 3 जो इसके जो टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, ये 3 इसके टर्मिनल होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए एससीआर में। और ये पी एन यानी कि 2 पी एन और 2 पी एन को जोड़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। एक पीएन से क्या एक डायोड बनता है, ठीक है, फिर एक पीएन से क्या एक डायोड बनता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जोड़ा जाता है कि दूसरे का पी या दूसरे का एन, ठीक है, पहले के पी से जुड़ जाता है। देखो इसका जो एन है वो इसके पी से जुड़ गया है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा। और जो जंक्शन बनेंगे कितने बनेंगे, मैंने बताया था पी को और एन को जब आपस में जोड़ा जाता है तो बीच में एक जंक्शन बन जाता है, ठीक है। वो जंक्शन कितने बने, एक ये जंक्शन बना, एक ये जंक्शन बना और एक ये जंक्शन बना, यानी कि एक ये और एक ये, कितने जंक्शन बन गए यहाँ पर, 3 जंक्शन ये बन गए। तो यहीं पर ये यही आपसे पूछा गया है कि कितने जंक्शन पीएन जंक्शन इसमें होते हैं। तो कितने पीएन जंक्शन होते हैं, 3 यहाँ पर पीएन जंक्शन होते हैं, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है एचआरसी फ्यूज, जो एचआरसी फ्यूज होते हैं ये काफी हाई एम्पियर के लिए लगाए जाते हैं, एचआरसी फ्यूज, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है, क्या हाई रेप्यूटिंग कैपेसिटी फ्यूज इसको कहा जाता है, ठीक है। देखने में इतने बड़े बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, ये 400 एम्पियर का है, ठीक है। और ये है आपका 80 एम्पियर का लगभग, ठीक है। और ये भी 80 किलो एम्पियर का है ये दरअसल, 80 किलो एम्पियर का, यानी कि 80,000 एम्पियर का है ये भी 80,000 एम्पियर का, ठीक है। 80,000 एम्पियर काफी मायने रखता है, 80,000 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रेप्यूटिंग कैपेसिटी फ्यूज। कह रहा 50 हर्ट्ज सप्लाई, यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द सिंक्रोनाइज स्पीड ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर विद द ऑपरेटिंग पोल ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 की या 4 की, 4 पोल की बात करता हूँ, तो फ्रिक्वेंसी जो इसकी सिंक्रोनाइज स्पीड है वो कैसे निकाली जाती है, ये वो देखते हैं। जब इसका सिंक्रोनाइज स्पीड यानी कि आरपीएम में जब आपको निकालना होता है, तो आरपीएम की जब इसका जो फॉर्मूला होता है वो 180 फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमने जो जो पोल हैं वो 4 कर दिए जाते हैं 120 से, 120 इंटू 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है हमारी। और यहाँ पर अगर हम 4 पोल कर देते हैं, जीरो से हम जीरो काटते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, 4 पोल है ना यहाँ पर, सॉरी 4 पोल है ये, ठीक है, मैंने 40 लिख दिया है, ये 4 पोल है, ये हमारे पास 4 पोल हो गए, ठीक है। इसको मैं अगर मैं काटता हूँ 4 से, ये गया हमारा 30 आ गया, और 3 पंजे 15 होता है, यानी कि 1500 जो है हमारा आरपीएम इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। डी यहाँ पर आंसर है हो जाएगा। कह रहा है कि सिंक्रोनाइज की जाती है, पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर थी, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनाइज स्पीड में 4 पोल में जो किया जाता है वो कितनी हो जाएगी, 1500, यहाँ पर जो आरपीएम है वो आ जाएगा, 15,000 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 1500 रहेगा, 1500 रहेगा ये, ठीक है। कह रहा है एक सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस, एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है,
ठीक है, कैपेसिटी ऑफ जो आपकी जो फैराडे की कैपेसिटी है 2 माइक्रो फैराडे, कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज में। द टाइम कांस्टेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, जब अगर हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं आरसी सर्किट का, आरसी सीरीज सर्किट का, आरसी सीरीज सर्किट का, तो किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है आर इंटू सी, आर इंटू सी। ठीक है, जो हमें रेजिस्टेंस दिया गया है वो 2 ओम का दिया गया है, और जो हमारे पास फेराडे दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया है, माइक्रो फेराडे दिया है, यानी कि मिली भी नहीं दिया, मिली से नीचे होता है माइक्रो, यानी कि जो 10 की पावर 6, 10 की पावर जो है वो -6 आप लिख करके करोगे, क्योंकि ठीक है, छोटे से जब भी हम बड़ा कन्वर्ट करते हैं तो उसको हमेशा डिवाइड करते हैं, तो यानी कि 1 अपॉन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -6, 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, माइनस कब होगा, ये माइनस जब होगा जब ये ऊपर जाएगा। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 10 की पावर -6 यहाँ पर हो जाएगा, या मैं इसको कन्वर्ट ना करके 2 अपॉन 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब भी मैंने बताया है कि बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट को जब बड़ा किया जाता है, छोटी डिजिट को जब बड़ा किया जाता है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो ये अपना सेकंड में आंसर आया है, ठीक है, सेकंड में आंसर आया, इसको लिख सकते हैं 0.0000, ठीक है, 5 बार तो 0 आएगा और फिर आ जाएगा 2 सेकंड। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आपका आंसर आएगा। अब ये तो भाई ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अब इसको करोगे आप, जो बड़ी संख्या है उसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये 2 में करीब आंसर आएगा। और जब आप 2 की 0.000 और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 10 की पावर 6 से करोगे, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका माइक्रो सेकंड में आंसर आ जाएगा। और इसको जब आप काटोगे, इसको काटोगे और इसको जब काटोगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 माइक्रो सेकंड। ठीक है, जब भी यहाँ पॉइंट में आंसर होता है, ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो यहाँ पर जो आपने कन्वर्ट किया था उसको कन्वर्ट ना करके 2 अपॉन 10 की पावर -6 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो। ठीक है, अब ये तो आपका किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अगर आपको इसको आपको ये सेकंड में आंसर आ गया, मगर ये पूरी तरह से नहीं आया क्योंकि डिवाइड में जाएगा। अगर आपको इसको माइक्रो सेकंड में आंसर लेकर के आना है तो इसको क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, माइक्रो सेकंड के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी क्या है, 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 नीचे ऑलरेडी है। इसको यहाँ से काटोगे तो आंसर जो आपका आएगा वो 2 माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड से माइक्रो सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया, दोनों मेथड बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। दोनों में से कोई भी समझ में ना आया हो, या एक समझ में आ गया हो, या दोनों समझ में आ गए, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, ताकि पता चले कि आपके कितना समझ में आता है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज क्वेश्चन इतने ही, करीब 30 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने कोशिश करा है काफी जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो आपका है वो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। काफी कोशिश करी है मैंने जल्दी जल्दी बताने की। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।